नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है एजेंडा सेट, लेकिन हम विपक्ष क्यों अपसेट? जी हां, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर ही 2023 और 2024 की जंग में उतरेगी। भोपाल में पीएम मोदी ने यूसीसी, 3 तलाक समेत कई मुद्दों पर जिस तरह से विपक्ष को घेरा, उससे अब यह साफ भी हो गया है। लेकिन अब विपक्ष के सामने चुनौती यूसीसी को लेकर है। इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि तुष्टीकरण के आरोप का सामना भी कांग्रेस को करना पड़ेगा। यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल तो यह भी है, क्या बीजेपी इन्हीं मुद्दों के आसपास रहकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएगी? क्या कांग्रेस के वोट बैंक पर भी बीजेपी की नज़र है? आखिर कांग्रेस के पास इन सबसे निपटने के लिए क्या प्लान है? आज इन्हीं सवालों के लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, 2024 के लिए किया एजेंडा सेट, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया जोर, तुष्टीकरण को लेकर विपक्ष पर किया वार। मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 का चुनावी शंखनाद तो किया ही, साथ ही 2024 के लिए भी वो एजेंडा सेट कर गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमले किए। उन्होंने बीजेपी के उस कोर वोट बैंक को भी साधा, जिसकी बदौलत 2019 में उसे प्रचंड जीत हासिल हुई थी। मोदी ने 3 तलाक का जिक्र कर विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और संतुष्टीकरण पर जोर दिया। मोदी का सबसे ज्यादा फोकस कॉमन सिविल कोड पर रहा, जिसके जरिए उन्होंने विपक्ष पर गहरी चोट की। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इसे देश की जनता के लिए जरूरी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर उन्हें साधने की कोशिश की। अब मोदी के इस भाषण से इतना तो क्लियर हो गया है कि बीजेपी 2024 में भी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर ही आगे बढ़ेगी। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं। के ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। पसमानदा, 3 तलाक, यूसीसी, बीजेपी अब आने वाले चुनाव में इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहने वाली है। ऐसे में मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे अपनी नैया पार लगाने की सोच रही थी, लेकिन अब उसके सामने दोहरी चुनौती होगी, खासकर यूसीसी के मसले पर, क्योंकि इसका विरोध हिंदू वोटर्स को प्रभावित कर सकता है। लेकिन विरोध नहीं किया तो मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी भी उसे झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में कांग्रेस यूसीसी पर फंसती दिख रही है। खैर, कांग्रेस पीएम मोदी के आरोपों पर क्या कह रही है, वो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी आज भारतीय जनता पार्टी के बूथ मैनेजमेंट को लेकर आए हैं। वो उनकी पार्टी का निजी मामला है। वो बूथ स्तर पर जो भी करना चाहें करें, उससे कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो आवाम की इच्छा है, उसे देखते हुए उनके सारे प्रबंधन नाकाम साबित हुए।
प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने कांग्रेस की रणनीति को भांपकर यूसीसी को लेकर ऐसी बिसात बिछाई कि कांग्रेस उसमें उलझ कर रह गई है। वहीं मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे दिया है कि वो हर हाल में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर ही आगे चलेंगे और जरूरत पड़ी तो पसमानदा मुसलमानों और 3 तलाक के मुद्दों को भुनाकर कांग्रेस के वोट बैंक में भी सेंध लगाने का काम किया जाएगा। खैर, अब कांग्रेस बीजेपी के इस एजेंडा का कैसे काउंटर करेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मिलन भार्गव, बीजेपी नेता हैं, कमलेश खातरकर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोहम्मद माहिर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम विकास परिषद के। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। एजेंडा सेट कर गए 2023 और 2024 के चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे? यूसीसी को लेकर, आपके तुष्टिकरण और उनके संतुष्टिकरण को लेकर, 3 तलाक को लेकर, महंगाई से लेकर उन तमाम मुद्दों, परिवारवाद, सबका जिक्र किया। एक तरह से कांग्रेस निशाने पर रही। आप लोग भ्रम फैला रहे हैं यूसीसी को लेकर। ब्रजेश जी, कांग्रेस कोई भ्रम नहीं फैला रही यूसीसी को लेकर। कांग्रेस स्पष्टीकरण की नीति पर 2023 का चुनाव लड़ने जा रही है। हमारा जो मुद्दा है वो जनहितैषी मुद्दे हैं सारे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, बिजली के बिल हो। मध्य प्रदेश की जो 18 साल पुरानी सरकार है, इसको जंग लग चुकी है। इसको केवल अपने नेताओं की चिंता है, उसको जनता की कोई चिंता है नहीं। अब रही बात हिंदू मुस्लिम, तो देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल काम है देश की जनता को लड़ाकर चुनाव जीतने का, जो कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट उनका जवाब दे दिया है। और रही बात, आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा होगा, उन्होंने 80-20 किया, शमशान कब्रिस्तान किया, सब किया। वो करके वो चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब भारत की जनता, इस प्रदेश की जनता समझ चुकी है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने वाली है नहीं। और रही बात 2023 के चुनाव की, तो कांग्रेस स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत है। और आप चाहे सर्वे उठाकर देख लीजिए, या जनमानस के भाव पढ़ लीजिए। मैं अभी कल परसों ग्रामीण क्षेत्रों में था, वहां जनता का स्पष्ट मत है कि कमलनाथ जी अगला चुनाव जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में भी बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर दी। यूसीसी को लेकर आप कोई भ्रम नहीं फैला रहे? पंच रचे गए। क्यों कमलेश जी, कांग्रेस कोई भ्रम नहीं फैला रही, तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? लागू हो जाना चाहिए, देश में एक ही कानून होना चाहिए। देखिए, लागू करना और ना करना कांग्रेस के हाथ में है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 पक्ष सालों में होना या विपक्ष में होना, ये तो कांग्रेस के हाथ में है ना, कि हम इसका समर्थन करते हैं या हम इसका विरोध करते हैं। अब हम विरोध भी करेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे सुझाव को स्वीकार करेगी? हम तो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दों पर तो किसी चीज का विरोध ही नहीं करना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि सरकार बहुमत से रहती है, हर चीज वो चाहती है लागू कर दे, तो विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर विपक्ष का मतलब ही क्या होगा? हम तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्पष्ट रूप से महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर और आम जनमानस के हर मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो वो तो कह गए ना, महंगाई तो कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा है, बीजेपी शासित राज्यों में कम है पेट्रोल के दाम। और एक साथ साथ वो ये भी कह गए, श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, आपके टाइम में 1 GB डाटा कितने का मिलता था? 300 रुपए का, अब 20 GB मिल रहा है। ये तो LED बल्ब 300 रुपए का मिलता था, अब 40-50 रुपए में मिल रहा है। तुलना कर गए वो 2014 से पहले की और अब की। देखिए, मोदी जी डाटा की बात करेंगे लेकिन आटा की बात नहीं करेंगे। इस देश के गरीब जनमानस के लिए डाटा नहीं, आटा सबसे महत्वपूर्ण है। आप आटे का भाव देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार में 15 रुपए किलो था, आज 40 रुपए किलो है, लेकिन ये आटे पर मोदी जी कोई बात नहीं करेंगे। और रही बात डाटा की, और डाटा हो चाहे LED बल्ब की बात, मैं कहता हूं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के भाव गिरते जाते हैं, ये हर चीज पर लागू होता है। आप देख लीजिए, हर चीज जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है वो
अधिक परिष्कृत होती जाती है, अधिक उपयोगी होती जाती है और उसके भाव कम होते जाते हैं, क्योंकि ये तकनीकी विषय है और ये भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में लागू होती है। लेकिन डाटा और आटा जीने के लिए महत्वपूर्ण है, न कि डाटा। लेकिन ठीक है मिलन जी, डाटा महत्वपूर्ण नहीं है, आटा महत्वपूर्ण है। महंगाई से जो त्रस्त हैं उनके लिए आटा जरूरी है, डाटा जरूरी नहीं है। दूसरा वो कह रहे हैं तुष्टीकरण संतुष्टीकरण नहीं, स्पष्टीकरण ये उनका मुद्दा होगा। निश्चित रूप से देखिए, बहुत ही स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जिस स्टैंड के साथ काम करती आई और जो स्टैंड लेके वो आगे चलेगी, सीधा फर्क है उनको। जिहादियों के साथ वो खड़े हैं, सिमी के आतंकियों के साथ खड़े हैं, कट्टरपंथियों के साथ खड़े हैं, स्पष्ट है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चलिए बीच में बोलिए कमलेश भाई बड़ी देर पूर्वक तक आपकी बात सुनी है, मेरी बात पूरी जाएगी, फिर आप भी अपनी बात बोलिएगा। सबको मौका मिल जाए, इसलिए मैं चाहूंगा कि बहुत जी ब्रजेश भाई बहुत ही स्पष्ट है। जब सेना आतंकवादियों को मारती है तो ये दुखी होते हैं, रोते हैं, सेना से सवाल करते हैं। आतंकियों को खदेड़ा जाता है, गोलियों से भूना जाता है, तब सवाल खड़े करते हैं। आतंकियों को फांसी दी जाती है, तब सवाल खड़े करते हैं। मध्य प्रदेश में सिमी के आतंकियों का एनकाउंटर होता है तो इनके यहां से सवाल आते हैं। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेके खुला खेल चलता है, उस पर कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है तो इनकी तरफ से सवाल आते हैं। ये सीधा स्पष्ट है, ये जिहादियों और कट्टरपंथियों के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा ये मानना है, देश के मुसलमानों को ये भ्रमित कर सकते हैं, देश के मुसलमानों को ये डरा सकते हैं, लेकिन देश का मुसलमान जानता है कि ये घर उनका है, जितना आपका हमारा है उतना ही उनका है। और 9 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। पहुंच जाते हैं, वो आटे की बात करते हैं, आप जिहाद पर नहीं, डाटा देखिए, बात वही तो है भ्रमित करने वाली। ये डाटा और आटा की बात करते हैं। देखिए 80 करोड़ देश में आज अनाज ले रहे हैं और देश की सरकार उनकी प्राथमिकता से चिंता करते हुए हम आवाज भी दे रहे हैं। इस देश में 3 करोड़ ऐसे लोग थे इनके पास आवाज भी नहीं थे, आज आवाज देने का काम किया। 12 करोड़ ऐसे घर थे इनका शौचालय जैसी छोटी सी व्यवस्था इस देश में नहीं थी, उसको देने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज देश में हर जगह घर नल आए तो ऐसे 12 करोड़ चिन्हित करके घरों पर नल पहुंचाने का काम किसने किया? मोदी जी की तरह। देखिए विकास चौतरफा चल रहा है, समानांतर दिशा में चल रहा है, लेकिन ये धार्मिक उन्माद फैला के लोगों को भ्रमित करके डरा कर अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कांग्रेस की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो अस्तित्व की है। चाहे वो राहुल गांधी जी आज वो नीतीश कुमार का कंधा ढूंढ रहे हो, ममता बनर्जी का पल्लू ढूंढ रहे हो, तो राजनीति में इनकी बचने के लिए ढूंढ रहे हैं। आज इनका अस्तित्व खतरे में आ गया। आज इस संसद में भी बात रखने लायक नहीं बचे हैं। विधानसभा में कमलनाथ जी ने आज तक एक प्रश्न नहीं पूछा, ये इतनी बात कर रहे हैं महंगाई हो, फलाना और ठिकाना। देखिए इस देश में सबसे सुरक्षित नागरिक है तो आवाज किसी हिंदू को भी मिला है तो मुसलमान को भी मिला है, इसमें भेद नहीं है। सारी योजनाओं का लाभ सारे सबको मिला है। ये देश का मुसलमान पढ़ा लिखा सबका सब जान रहा है, समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है। वो जानता है कि इस देश सुरक्षित हाथों में है। ये देश यदि आगे बढ़ेगा तो इसी तरह के हाथों से बढ़ सकता है। ये कांग्रेस के घर की गति नहीं कि बेटा बेटा के हमारे सामने मौजूद है। चलिए मिलन जी पूछ लेते हैं माहिर साहब, वो कह रहे हैं सबका विकास सबका साथ, संतुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और भ्रमित करती है कांग्रेस मुसलमानों को। 3 तलाक के मामले पे भी प्रधानमंत्री ने आज कहा कि मिस्र जहां 90 साल पहले खत्म कर दिया, इस्लाम में कोई उसकी पात्रता नहीं है, लेकिन भ्रमित करते हैं कांग्रेस के लोग। यूसीसी को लेकर, 3 तलाक को लेकर आपके साथ देते हैं। आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? ब्रजेश जी ये बातें तो पुष्पमित्र जी अभी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते आप ये देख लीजिए कि ये समाज को बांटने की राजनीति पर आ जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ माहिर साहब, माइक ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। माहिर साहब अनम्यूट बता रहा है आपका माइक। आपकी आवाज नहीं आ रही माहिर। माइक आप जी अब आई, बोलिए जी बोलिए। आप मेरा सवाल सुन पाए कि दोहराऊं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं। मिलन जी जुड़े हैं बीजेपी से, वो कह रहे हैं कि भ्रम फैलाते हैं। मोदी जी ने भी यही कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाती है। यूसीसी को भी लेकर 3 तलाक की भी बात हुई कि 3 तलाक मुस्लिम कंट्री में अनिवार्य नहीं है, लागू नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, मिस्र में 90 साल पहले खत्म कर दिया। उस मामले में भी तुष्टिकरण की राजनीति के तहत कुछ लोग आपका साथ देते हैं। आपकी क्या राय है? लेकिन बीजेपी क्या बोलती है, कांग्रेस क्या बोलती है, तो उनकी राजनीति जाने।
जहां तक मोदी जी की बात है कि तो मोदी जी ने आज तक कोई बात सच कभी कही नहीं है। अब वो बात कर रहे हैं यूसीसी और पसमांदा लोगों की, तो पहले पसमांदा की बात करके करना चाहूंगा कि पसमांदा मुसलमानों के आज मुझे बहुत ख्याल आ रहा है, लेकिन 86% जो ओबीसी हमारे जो भाई है उनके बारे में उन्होंने कभी सोचा इस बात को लेकर? इसलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए, हाई कोर्ट में देखिए, आप यूनिवर्सिटीज में देखिए, कॉलेज में देखिए, उनकी परसेंटेज क्या है कि क्या वो लोग वहां पर मौजूद हैं? कहीं नहीं होंगे। तो आज ओबीसी की बात अगर मुस्लिम की कर रहे हैं वो, तो उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता किसी की बात को भी। इसलिए कि जितने भी अभी तक ओबीसी का जो आप कह रहे हैं मॉब लिंचिंग आप देख लीजिए, बुलडोजर जिनके घरों मकान पे चले और जिनके मकान जले और टूटे और जिनको बंद किया गया, उसके 90% लोग तो ओबीसी लोग हैं। आज वो ओबीसी की बात कर रहे हैं उस बात की लेकर। तो वो तो देखिए शुरू से पार्टी की राजनीति करते आए हैं। पहले उन्होंने बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को बांट दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया। अब उसके बाद उनको लगा कि मुस्लिम कोई बांटा जाए, अब उन्होंने इसके अंदर अपर कास्ट और लोअर कास्ट कर दिया, पसमानदा कर दिया और सब कर दिया। तो ये तो एक झूठ की पूरी सियासत है। तो क्या पसमानदाओं के साथ शोषण नहीं हो रहा है उस वर्ग में? आप ये कहना चाह रहे हैं फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं? दिख रहा है उसको, डाटा स्पेस करें, वो तो शोषण, सबसे ज्यादा शोषण तो बहुसंख्यक समुदाय के ओबीसी के साथ हो रहा है। ठीक, यूसीसी को लेकर क्या राय है आपकी? के मामले के अंदर जहां तक बात देखी तो 1835 के अंदर जब आईपीसी और सीआरपीसी जब बनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी, तो उस वक्त उन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी के बाद भी उन्होंने इस बात को ख्याल रखा कि उन्होंने हिंदू जो लॉ था और मुस्लिम लॉ था उसको उन चीजों से अलग रखा। और आज उस पर अगर देखें 1952 के अंदर देखें आप, हिंदू लॉ बना, उसके बाद 1956 के अंदर तो कह रहे हैं संविधान में जो प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है एक कानून होना चाहिए, एक घर अलग अलग कानून से कैसे चल सकता है? संविधान की अलग व्याख्या करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। 44 जो अनुच्छेद 44 संविधान का है उसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात है, उसके अंदर पॉलिसी निर्देशक की बात है। ठीक। और अम्बेडकर जी ने कहा, अगर ये कहा है कि मतलब विरोध में अम्बेडकर जी मिलन जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं सूर्यकांत जी के पास जाऊंगा। वो तो कह रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं कर सकते मुस्लिम समाज, मुस्लिम वर्ग मोदी जी पर, फूट डालो राज करना चाहते हैं आप। वो पसमानदाओं को और मुसलमानों को लड़ाकर अपना फायदा देख रहे हैं। आ रहा हूं कमलेश जी। देखिए, मोहम्मद ताहिर साहब की बात मैं सुन नहीं पाया, उन्होंने टेक्निकली क्योंकि साउंड ठीक नहीं आ रहा था। रही बात मोदी जी के विश्वास की, देखिए देश ने ही चुनकर उनको प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया। देश का मुसलमान जो पढ़ा लिखा तबका है वो जान रहा है कि हमारे को लेकर जो तरक्की और उन्नति हो सकती है तो ये इन्हीं हाथों के द्वारा हो सकती है। लेकिन यदि ताहिर साहब कह रहे हैं, ताहिर साहब से ये भी पूछ लीजिए साहब किन हाथों की आप बात कर रहे हैं, किसके हाथ तरक्की होगी? जाति के भेद में बात कर रहे हैं, उनसे पूछे धर्मांतरण पे बोलिए, उनसे पूछे आप जिहादियों के लिए बोलिए, उनसे पूछे आतंकियों को लेकर आप क्या कर रहे हैं? आपका समाज जागृत करना चाहिए, वो आप कर रहे हैं ताहिर साहब? आप क्या कांग्रेस को लाकर क्या सोच रहे हैं कि आपको आरक्षण मिल जाएगा या आपको इन मुद्दों पर? देखिए, देश में हम समान अधिकार से लेकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो देश में एक कानून होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तो सुनना पड़ेगी सबको ना। देश में कानून सबसे ऊपर है, कानून होगा तब तो सब जाके सुरक्षित होंगे और समानता का अधिकार से जी पाएंगे। तो आप उनसे पूछिए ना, समान नागरिक संहिता में दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है? एक सूर्यकांत जी, क्या एजेंडा सेट कर गए 2023 का और 2024 का मोदी जी? निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में जो मुद्दे उठाए हैं, विधानसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने मुद्दा सेट कर दिया। और आप देखें अगली कड़ी में समाज नागरिक क्या सूर्यकांत जी आवाज गूंज रही है? जी बोलिए। आप देखिए, समान नागरिक संहिता पर मंथन के लिए भोपाल में एक शिविर भी आयोजित होने वाला है जो 30 तारीख से 2 तारीख तक लगातार चलेगा। और इस शिविर में 300 देश के विशेषज्ञों को बुलाया गया है और उसमें मंथन किया जाएगा। और उस मंथन की सिफारिशों को 22 में जो आयोग गठित किया है इसके लिए, उसके पास पेश भी किया जाएगा। और आप यह तय मान कर चलिए कि विधानसभा चुनाव तो ठीक है, मोदी जी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी एक मुद्दा सेट कर दिया, लाइन तय कर दी है कि किन मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम तो महंगाई के मुद्दे पर जाएंगे, अन्य मुद्दों पर जाएंगे। देखिए, वो उनका अपना
पार्टी का एजेंडा है, कौन पार्टी किस मामले को लेके चुनाव मैदान में उतरती है। लेकिन मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी लाइन तय कर दी है और उसका कहीं ना कहीं आप मानकर चलिए कि इस पूरे मामले को लोकसभा चुनाव तक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जहां तक पसमानदा मुस्लिम समाज की बात है तो आप मानकर चलिए कि जिस तरह से 3 तलाक के मामले में कानून बनाया गया था, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मिला है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी मिला है। और पसमानदा समाज का साथ इस बार मुझे लगता है उस मामले को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, कहीं ना कहीं 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि मुस्लिम समाज का यह वो तबका है जो न केवल पिछड़ा हुआ है, तो कमलेश जी आपके एक और वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और सफलता भी मिलेगी, सूर्यकांत जी कह रहे हैं। मुसलमानों में फूट पड़ेगी और पसमानदा मुसलमान बीजेपी के पाले में आ जाएंगे। एजेंडा सेट कर गए। ब्रजेश जी, मैं आपकी एक टर्मिनोलॉजी से सहमत नहीं हूं, वोट बैंक वाली टर्मिनोलॉजी। तो आपके पास है ना, हर नागरिक जाता है वो वोट। इस देश का हर नागरिक हमारा वोटर है और हम हमेशा कांग्रेस पार्टी 100% की बात करती आई है और करती रहेगी, चाहे आजादी के पहले से हो चाहे आजादी के बाद हो। हम सत्ता के लालच में इस देश की जनता को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे बांटने का कभी प्रयास न करते हैं और न कभी करेंगे। तो और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आप देख लीजिए इनके ये जो सुर है, ये भारत चुनाव आते आते भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और इन सब चीजों पर आकर, कट्टरपंथ, इन सब चीजों पर आकर अटक जाएंगे। ये हमने कर्नाटक के चुनाव में स्पष्ट रूप से देखा। इनके कर्नाटक के पूर्व मंत्री तो आप भी तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, करते करते आप साफ हिंदुत्व पर आ गए। नहीं, सॉफ्ट हिंदू तो क्या, हम तो इस देश के हर तबके की बात करेंगे, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, सारे संप्रदायों की बात कांग्रेस पार्टी करती आई है और करती रहेगी। इनके कर्नाटक के चुनाव के दौरान इनके जो पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा है, वो ये स्पष्ट रूप से बयान देते हैं कि हमें मुसलमानों के वोटों की आवश्यकता नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता समझ में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनके जो सांसद हैं वो देते रामजादे और हरामजादे की बात करते हैं। तो ये चुनाव को हमेशा मुद्दों से भटकाकर इस देश की जनता को बांटकर वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बीच में रोका क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी माहौल बनने लगा है और एजेंडा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेट कर गए। 2023 तो 2024 के चुनावी मैदान में किन मुद्दों पर मैदान में जंग लड़ी जाएगी, ये भी लगभग तय ही है। जो मोदी मंत्र देकर गए हैं, उन मंत्रों के माध्यम से जनता के वोट हासिल करने का, कांग्रेस से वोट के बैंक में सेंध लगाने का जतन भी बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। अब इसका कितना असर होगा, कांग्रेस इसकी क्या काट निकालेगी और मुस्लिम वर्ग का क्या अगला कदम होगा, ये देखने की बात होगी। उसके लिए 2023 के और 2024 के परिणामों का इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।